हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है फिजिक्स का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ़ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? 4 ऑप्शन है। पहला गति का नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम या चौथा पहला, दूसरा और तीसरा गति नियम। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, तीसरा नियम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो बर्फ़ का एक क्षैतिज समतल है जिसके बीच में वो फंस गया है। बताइए वो कैसे बाहर आएगा, किनारे कैसे आएगा? तो न्यूटन के थर्ड लॉ से, यानी कि तीसरा जो नियम है गति का, उसके माध्यम से वह किनारे पर आएगा। अब कैसे आएगा? वह बर्फ़ पे पैरों से बल लगाएगा तो पृथ्वी भी प्रतिक्रिया के रूप में उसके पैरों पर बल लगाएगी, जिससे वह धीरे धीरे किनारे पर आ जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन है ए, बी और डी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? यानी कि कपूर को अगर तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के आप जल में डालेंगे तो वो नाचने लगता है। तो इसके कारण क्या है? 4 ऑप्शन है। पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है या फिर जल के घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण छोटे छोटे जो जल के वो कपूर के टुकड़े होते हैं वो सतह पे नाचने लगते हैं। पृष्ठ तनाव का एक लेयर होता है पानी के ऊपर, जिससे वो टुकड़े डूबते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घट जाता है। यानी कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया जाता है कपड़ा धोने के लिए तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जल जो होता है वह कपड़े के बिल्कुल सूक्ष्म भागों तक पहुंच पाता है आसानी से और मैल को साफ कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साबुन को जल में घोल देंगे तो पृष्ठ तनाव जल का घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है या निचले भाग में वह शोभा नहीं देता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा निकलती है CO2, तो कमरे में जो ऊपर खिड़की होता है वहाँ पर एक पंखे टाइप लगा रहता है जिसको संवातक कहा जाता है। वह उस गर्म हवा को बाहर खींच कर रूम से बाहर फेंक देता है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन दिया हुआ है, अपमार्जक मैल कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण अब उसके बाद कारण दिया है कि क्यों। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। देखिए अब इसको बताना है कि कथन के अनुसार जो कारण दिया गया है क्या वो रीजन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है ना, क्योंकि अपमार्जक घोलने से डिटर्जेंट पाउडर या साबुन डाल देने से पानी में पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, लेकिन कारण में कह रहा है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, जबकि ये गलत है। और पहला तो सही है क्योंकि अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलतापूर्वक धो देते हैं, उनसे तेल व गर्द निकाल देते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है
या फिर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता है। अगर गुरुत्व नहीं होगा तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर भी, अंतरिक्ष की बात ही छोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई क्या होगा? दोगुनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहती है, या फिर शून्य हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधी रह जाती है। ठीक है ना। केश नली यानी कि केश नली आपने पढ़ा होगा केशिकत्व में, विस्कोसिटी में। ये पतली सी एक नली होती है। अगर इसको आप किसी पानी के टब में डाल देंगे तो पानी जो होता है वह इसमें चढ़ जाता है, इस केश नली में ऊपर तक चढ़ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि अगर केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, यानी कि इस केश नली को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इतना बड़ा कर दिया जाए, तब क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो पानी का लेवल था चढ़ने का वो आधा हो जाएगा। यानी कि व्यास 2 गुना करेंगे तो पानी का लेवल जो है वो आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता की इकाई है, 4 ऑप्शन है, पॉइज, पास्कल, पॉइजूली या इनमें से कोई नहीं। आरआरबी असम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्यानता की इकाई जो होती है वो होती है पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2 भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों की केश नलियों में बराबर होगी? अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी या कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, या जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस केश नली का, मान लीजिए केश नली है, ठीक है, और एक और यहाँ पे बगल में केश नली है, इसका व्यास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जिस केश नली का व्यास कम होगा उसमें जल ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है ना, जल ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। लेकिन जिस केश नली का व्यास अधिक होगा उसमें जल का लेवल कम रहेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? 4 ऑप्शन है, दाब अंतर के कारण, केशिकी घटना, तेल की कम श्यानता, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के कारण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, सॉरी, केशिकी घटना के कारण। जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकी घटना के कारण, केशिकत्व के कारण। और इसी घटना का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। किसान अपने खेतों को सिंचाई करने के बाद उसको जोत देता है ताकि उस खेत में जो ज़मीन है उसके नीचे केश नली बन जाती है, जिससे अंदर का जल बाहर वो वाष्प बन के निकलने लगता है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ भी है लैंप की बत्ती में, यानी कि लैंप का जो बत्ती होता है उसको तेल में डालेंगे तो केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, सब कोई जानता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो पढ़ेगा वही जानेगा। पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का नियम? ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही पता चलता है कि लोहे की सुई पानी में क्यों डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या करंट व वोल्टेज में संबंध? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लवन के उत्प्लवन का नाम आपने सुना होगा, उत्प्लवन के नियम से ही संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और इसको आप पढ़े भी होंगे कि जब किसी ठोस को द्रव में डुबाया जाता है तो वह अपने वास्तविक भार से थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। इसका रीज़न होता है कि पानी के अंदर से उस पर प्लवन बल काम करने लगता है, जिससे प्रभावी बल वास्तविक बल से कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? बर्नौली का है या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? पास्कल का है या हुक का नियम? ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पाश्चर या इनमें से सभी। आरआरबी सीसी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज और ये किस देश के हैं? ग्रीस के वैज्ञानिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर वो जल विस्थापित करता है। अगर कोई वस्तु आप पानी में डुबोते हैं तो उसके द्वारा जो विस्थापित जल होता है उसका जो भार होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, या लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, या लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, या यह जल का विस्थापन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार होता है वो लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए लोहा डूब जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर या घनत्व के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयतन के बराबर, यानी कि अगर कोई नाव अपने आयतन के यानी कि अपने आकार के बराबर अगर वो पानी को विस्थापित कर देगी, हटा देगी, तो डूब जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? अभी हमने बताया है ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, या तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असंजक बल का अभाव होता है। पानी की बूंदों में असंजक बल कम होता है जल की तुलना में, तो इसलिए पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, यानी कि तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ किन दिशाओं में घूमता है, कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर वही बताएगा जिसको पता होगा कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसलिए तुल्यकारी उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पृथ्वी के साथ साथ चलता है, इसलिए इसको भू-स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए पहियों में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग आपने देखा होगा जिसमें छर्रे लगे होते हैं, तो उसका काम होता है कि स्थैतिक घर्षण को वो गतिज घर्षण में बदलता है, जिससे गति थोड़ा सा बढ़ जाती है, आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। बिल्कुल सही है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। जेट इंजन जो होता है वह ऑक्सीजन पूर्ति के लिए हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अंतरिक्ष में अनुपयोगी है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु है ही नहीं, तो जाएगा तो वहाँ इसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। और रॉकेट जो होता है यह अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में दोनों से करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रॉकेट
किस सिद्धांत पे, न्यूटन के गति के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि तृतीय नियम पर आधारित होता है रॉकेट का गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? 4 ऑप्शन है। किग्रा मीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -2। किग्रा मीटर पे -2, सेकेंड पे -2। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है किग्रा मीटर पे 2, सेकेंड पे -3, या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी ट्रेन क्लर्क 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किग्रा मीटर पे 2 और सेकेंड पे -3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे? आपको पता होगा कि पावर P बराबर होता है W/T, और W कार्य है, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि m गुणे त्वरण। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और ये होगा विस्थापन अपान T। अब जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है किलोग्राम यानी कि kg, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति यानी कि सेकेंड जो होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और जो विस्थापन है उसका मात्रक होता है मीटर, तो ये ऊपर ही रहेगा। इसी में कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को, यहाँ लिखने में ही दिक्कत है, नहीं तो मैं इसको बता देता। फिलहाल आप जानिए कि पावर शक्ति का जो मात्रक होता है वाट, वह किग्रा मीटर स्क्वायर और सेकेंड पे -3 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ऐसे प्रश्नों को हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, अधिक लंबा अधिक छोटा गोलाकार वही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी वही रहेगा। भारहीनता से और मोमबत्ती की ज्वाला से कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो तरल है उसका पृष्ठ तनाव सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो जल है वो तरल है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वो किस नली में ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है, और जल में पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाता है, यानी कि किस नली की दीवारों पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, इसलिए उसका लेवल नीचे रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, तीनों ही केशिकत्व का कारण है, लेकिन चौथा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना यानी कि पत्तियों तक बढ़ना, ये है, ये केवल केशिकत्व का कारण नहीं है, एक बायोलॉजिकल फैक्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों के पत्तियों तक जल व खनिज ले जाने वाले वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपर्निकस या आइंस्टीन? गुरुत्वाकर्षण की जब भी बात आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वह न्यूटन को, उसका श्रेय न्यूटन को जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं, जबकि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है, या फिर ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को बस आप एक
स्थिति से दूसरे स्थिति में उसको बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का भी रूल यही होता है कि द्रव्यमान को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था तो उसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार उसका जिक्र हुआ था, फिर भी यहाँ बता दिया जा रहा है। पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा, जिनको याद होगा। ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इसका वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेग से किसी को भी उठा कर फेंक दिया जाए पृथ्वी से तो पुनः वापस नहीं आएगा पृथ्वी पर, हमेशा हमेशा के लिए वो चला जाएगा पृथ्वी की कक्षा छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, दाब की। पास्कल की इकाई, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पास्कल, सॉरी दाब। पास्कल जो होता है वह दाब की इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर, 1.0 बार के बराबर, 10.0 बार के बराबर या 100.0 बार के बराबर। उत्तराखंड PCS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 0.1 बार होता है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी के दाब के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी, क्यूसेक जो होता है वह जल की बहाव का मात्रा होता है, यानी कि जब भी बड़ी नदियों से सिंचाई के लिए नहरों में जल छोड़ा जाता है तो सरकार उसके पहले आदेश की रहती है कि कितना क्यूसेक जल को छोड़ना है, यानी कि जो पानी छोड़ा जाता है नदियों में उसको क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये यूपी PCS 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यानी कि किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जाएंगे तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर भार अधिक हो जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग पर जो भार होता है पिंड का वो सबसे कम होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से या सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से सैटेलाइट को अपकेंद्र बल मिलता है जिससे वह पृथ्वी की कक्षाओं में गति करता रहता है। जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये है सैटेलाइट, ये कक्षाओं में यह एक सैटेलाइट है, हमने मान लिया कि यह एक सैटेलाइट है, ये चक्कर लगाता रहता है ऐसे। तो पृथ्वी से जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम करता है सैटेलाइट पे, उसी से सैटेलाइट को अपकेंद्र बल मिलता है जिससे वह कंटिन्यू ऐसे चक्कर लगाता रहता है, इधर ऐसे चक्कर लगाता रहता है। तो ये होता है पृथ्वी के ग्रेविटेशन से उसको मिलता है अपकेंद्र बल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है या पानी की सतह से ऊपर
हल्की हो गई है या पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। यूपीपीसीएस 2009 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जब बाल्टी को आप पानी की कुएं से खींचते हैं हम ऊपर, तो जब तक बाल्टी डूबा रहता है पानी में तो हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो भारी महसूस होने लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, या पृथ्वी से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो भार तो शून्य हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? ऑप्शन नंबर सी स्टील। अब आप कुछ लोग को मालूम नहीं होगा कि प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी क्या होता है। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है कि जिससे उसके आकार में एक सीमा तक परिवर्तन किया जा सके। यानी कि रबड़ को खींचा जाएगा तो ये खींच जाएगा, लेकिन पुनः अपनी स्थिति में ये परिवर्तन ला लेगा, यानी कि पूर्व रूप में आ जाएगा, जैसे था वैसे हो जाएगा। उसी तरह से गिल्ली मिट्टी में होता है, प्लास्टिक गिल्ली मिट्टी में तो प्रत्यास्थता होता ही नहीं है, प्लास्टिक में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। यहीं मार दीजिए ट्रिक, आगे मत बढ़िए। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से ही भू उपग्रह को अपकेंद्र बल मिल जाता है, जिससे वो चक्कर लगाता रहता है कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, अश्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा रहती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थे फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ये एग्ज़ाम भी उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।